अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत। आप सभी पाठकों में विद्यमान उस परमपिता परमेश्वर की आराधना करता हूं। अपने अपने इष्ट देव को, इष्ट गुरु को स्मरण करते हुए आज की कक्षा हम शुरू कर रहे हैं। मित्रों, कहा गया है कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, जो अज्ञान रूपी तिमिर में, जो अज्ञान रूपी अंधकार में जो हम आवृत हैं, उससे निकालने वाले ऐसे गुरु को, जिन्होंने हमारी चक्षुओं को उन्मिलित किया। उन्मिलित का मतलब है जिन्होंने खोल दिया, उद्घाटित कर दिया। उन्मिलित, उद और मिलित संधि विच्छेद होता है। आगे हम बात करेंगे। संधि की आज हमारी बात चल रही है। ऐसे गुरु को तस्मै श्री गुरवे नमः, ऐसे गुरु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। संधि प्रकरण आज भाग 3, इससे पहले 2 भाग हो गए हैं। मैंने आपको ये बताया था कि संधि का अर्थ होता है विकार। मेरा आप सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि संधि प्रकरण का ये तीसरा भाग है, इसलिए प्रथम और द्वितीय भाग को यदि किसी ने नहीं देखा तो पहले वो देखें, फिर इसको देखें, ताकि आपको कहीं किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी। चलिए मित्रों, संधि का अर्थ मैंने आपको विकार बताया था, मानी 2 वर्ण, जिसको हमने 2 निर्दिष्ट वर्ण कहा था, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण। संधि जो है वो वर्णों के मध्य होने वाली चीज है, और समास जो है 2 पदों के मध्य होता है। संधि 2 वर्णों के मिलन का नाम है, समास 2 या 2 से अधिक पदों के मिलन का नाम है। संधि में वर्णों का सामीप्य होता है, और सामीप्य होने से वर्णों की न्यूनता, मानी वर्ण कम होते हैं संधि में, जबकि समास में शब्द कम होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। जब वो 2 निर्दिष्ट वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण जब मिलते हैं तो उससे कोई विकार होता है। और विकार को हमने 3 तरह से समझा था। मैंने आपको बताया था कि आदेश क्या होता है, आगम, जिसमें मैंने 3 आपको मुख्य रूप से बताया था। एक तो चागम, जिसमें च का आगम होता है, एक शागम, जिसमें श का आगम होता है, एक सागम, वो व्यंजन संधि के उदाहरण थे। और फिर तीसरा लोप, जिसमें हमने आपको न लोप व्यंजन संधि के बारे में हमने बात करी थी। मित्रों, आज मैं विधिवत रूप से व्यंजन संधि की शुरुआत कर रहा हूं। हमें ये समझ लेना चाहिए कि व्यंजन होता क्या है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो मेरी कक्षाएं हैं वो उस ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी हैं जो प्रथम बार हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे हैं, और उनको उनका जो अवधारणात्मक जो ज्ञान है, जो वास्तव में जो कॉन्सेप्ट है, उसमें यदि किसी प्रकार की कोई क्लियरिटी नहीं है तो उन बच्चों के लिए भी है ये। देखिए, स्वर जैसा कि हम जानते हैं अ आ इत्यादि स्वर होते हैं। आमतौर पर लेखन पर हम ये कहते हैं कि भाई क ख ये व्यंजन है, लेकिन वस्तुतः ये ध्यान रखिएगा, ये क और ख व्यंजन तब बन सकते हैं जब इसके नीचे ये चिन्ह, और ये वाला जो चिन्ह आप देख रहे हो, इस चिन्ह को हम हल चिन्ह कहते हैं। माने हल का मतलब होता है व्यंजन। ये इसमें स्वर, जैसे ये क था, इस क में यदि मैंने ये नीचे हल चिन्ह लगा दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसमें स्वर नहीं रहा है, तो व्यंजन का मतलब ये है। और इस दृष्टि से यदि हम बात करें तो पूरी हिंदी वर्णमाला में मैंने आपको बताया हुआ है वर्ण विचार में कि स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है। व्यंजन जो है वो एक दृष्टि से 33 होते हैं। फिर हमने 52 वर्ण बताए थे, तो वो वहां पर आप वर्ण विचार में पढ़े। और 2 अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह जो है उसमें 2 चीजें आती है, एक तो जिसको हम अनुस्वार कहते हैं और एक जिसको हम विसर्ग कहते हैं। इन वर्णों के मध्य जो संधियां होती है, इस संधियों को हमने 3 भागों में बांट रखा है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मित्रों, संधि जैसा कि हम जानते हैं प्रथम पद के अंतिम वर्ण में, अंतिम पद के प्रथम वर्ण में। इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो सकता है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो सकता है, या फिर प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो सकता है, या प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो सकता है। ये तो एक मोटी मोटी बात थी, लेकिन संधि प्रकरण में
या जितनी भी हिंदी की जो संधियां हैं उसमें कौन कौन सी स्थितियां बनती है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, पूरी संधि के अंदर जितने भी संधि शब्द होंगे उसमें 6 प्रकार की स्थितियां बन सकती है। 6 से 7 नहीं होती और 5 भी नहीं होती। इसका मतलब वो कौन कौन सी स्थितियां हैं, तो आज हम जान लेते हैं कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर और अंतिम पद का प्रथम वर्ण स्वर, ये एक पहली स्थिति बनती है और इसी का नाम स्वर संधि है। मानी इस मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, अंतिम पद का प्रथम वर्ण, दोनों और यदि स्वर हो तो स्वर संधि है। जैसे हम कोई भी एक शब्द ले लेते हैं, हजारों शब्द जैसा कि हम जानते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिया हरि और एक शब्द लिया मैंने ईश। देखिए यहां पर हरि जो है एक पद है और ईश जो है वो एक पद है। हरि का प्रथम पद जो है इसका अंतिम वर्ण क्या है बोलो, ई, दीर्घ ई है, ह्रस्व ई है और आगे क्या है, दीर्घ ई है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये दोनों और स्वर है। ये जो स्थिति है ये स्वर संधि की बनती है। स्वर संधि को हम जानते हैं दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि और कुछ इसके अपवाद होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये स्वर संधि में केवल एक ही स्थिति बनती है। यदि हम संरचना की बात करें शब्दों की तो स्वर संधि में एक ही स्थिति बनती है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी स्वर होगा और अंतिम पद का प्रथम वर्ण भी स्वर होगा। इसको लोग कर लो। इसके अलावा स्वर संधि में कोई स्थिति बनती ही नहीं है। दोनों और स्वर होने चाहिए तभी स्वर संधि होगी। और ये शब्द क्या बनेगा, ये आज का विषय नहीं है लेकिन बता देता हूं, हरि शब्द बनेगा। आप सभी जानते हैं, बहुत सामान्य बातें करेंगे हम अभी। और आज की कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं आपको कुछ ऐसे शब्द बताऊंगा जिन शब्दों को लेकर के आम विद्यार्थी और हिंदी का आम पाठक बहुत ज्यादा भ्रम में है, संदेह में रहता है कि इसका मूल स्वरूप क्या है। मैं प्रयास करूंगा कि आपको इनके सामने आज निरक्षीर विवेक से मैं आपके सामने उन शब्दों को रखूं। मित्रों, ये स्वर संधि की एक ही स्थिति बनती है और इसका नाम स्वर संधि है। अब देखो, व्यंजन संधि जो है, व्यंजन संधि में 3 स्थितियां बन सकती है। व्यंजन संधि में 3 स्थितियां बनती है। कौन सी स्थितियां बनती है कि ऐसा हो सकता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो। ध्यान रखना, प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो। जब आप व्यंजन संधि की परिभाषा पढ़ते हैं तब यहां पर कुछ लेखक भी प्रमादवश या हो सकता है कि जो है लिखने में कई बार उस वक्त जब लिखते हैं, लेखन करते हैं, उस वक्त ये बात ध्यान में नहीं रहती। व्यंजन संधि की परिभाषा आप सभी ने पढ़ी होगी कि व्यंजन संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन होता है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसी परिभाषा नहीं हो सकती। हां, व्यंजन होता है लेकिन व्यंजन ही होता है ऐसा नहीं है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर भी हो सकता है। जैसे मैंने एक शब्द लिया अभी और इधर जो है अंतिम पद का प्रथम वर्ण व्यंजन हो सकता है। ये जो स्थिति बन रही है ये व्यंजन संधि की है। मानी व्यंजन संधि में कितनी स्थितियां बन सकती है पूरी हिंदी में, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रथम पद का अंतिम वर्ण जैसा कि मैंने अभी लिखा, तो अभी का मैं कहूं कि इसका अंतिम वर्ण क्या है, तो मित्रों भ में ई जुड़ा हुआ है तो ई है। वर्ण विन्यास मैं आपको पढ़ा चुका हूं किस प्रकार से वर्ण बनते हैं। अब मैंने इधर अभी किया और अभी मैंने एक शब्द लिख दिया सेक। सेक का अर्थ होता है सिंचित करना और अभी का मतलब होता है सम्यक प्रकार से, ठीक प्रकार से, अच्छी तरह से। तो मित्रों देखो, यहां पर ई था लेकिन यहां पर सेक जो है उसका मतलब ये प्रथम अंतिम पद का जो प्रथम वर्ण है वो क्या है बोलो, व्यंजन है। ये जो स्थिति है ये स्वर संधि में नहीं हो सकती क्योंकि स्वर संधि में दोनों और क्या होने जरूरी है, स्वर ही जरूरी है, नहीं तो स्वर संधि नहीं हो सकती। तो अभी और सेक को जोड़ोगे तो ये शब्द क्या बनता है बोलो, अभिषेक। यहां पर परिवर्तन क्या हुआ मित्रों, परिवर्तन ये हुआ कि ये वाला जो स देख रहे हो आप सेक वक्त का आरंभिक, ये श बन गया। व्यंजन संधि में 33 व्यंजन, ये भी ध्यान रखना है कि व्यंजन संधि में चाहे विकार होगा तो वो व्यंजन में होगा, आगम होगा तो भी व्यंजन का ही होगा। आगम का मतलब आना होता है, मैं आपको बता चुका हूं, चागम, शागम, सागम। और लोप होगा तो भी व्यंजन का होगा, ये जरूरी है। और स्वर संधि में किसी प्रकार की कोई भी हलचल होगी तो वो किसके मध्य होगी, स्वर में ही होगी। जब स्वर में किसी प्रकार का परिवर्तन, विकार, बदलाव होता है तो वो स्वर संधि है और व्यंजन में बदलाव होता है तो वो व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि में पहली स्थिति ऐसी बन गई कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हुआ, अंतिम पद का प्रथम वर्ण व्यंजन हुआ। तो ये एक स्थिति बन गई जिसको मैंने अभी और शेख। एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण और देता हूं। देखिए, एक शब्द है युधि और दूसरा शब्द है स्थिर। मित्रों ये देखो, युधि जो शब्द है ये प्रथम पद है, इसका अंतिम वर्ण बोलो क्या, ध में क्या मिला हुआ, ई, और इधर क्या है स। तो ये जो है ये भी क्या हुआ, ये स्थिर में कहीं ई पहले बोलने में आ रहा है
लेकिन इसका जब वर्ण विन्यास करोगे तो ये स, फिर थ, फिर ई, फिर र और फ, फिर अ, इन सब को जोड़ते हो तब स्थिर बनता है। तो युधि और स्थिर को जोड़ते हो तब शब्द बन जाता है युधिष्ठिर। और ये युधिष्ठिर जो शब्द है ये मित्रों किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। भले ही इसके प्रथम पद के अंतिम वर्ण में हरि की तरह युधि में ई था, लेकिन ये व्यंजन संधि होगी, स्वर संधि नहीं होगी, क्योंकि स्वर संधि में केवल और केवल एक ही स्थिति बनती है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, व्यंजन संधि में ऐसा हो सकता है कि इधर जो है व्यंजन हो, मानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई व्यंजन हो और अंतिम पद का प्रथम वर्ण कोई स्वर आ जाए, और ऐसे हजारों शब्दों का निर्माण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। जैसे ये रीट परीक्षा में पूछा गया था, सत और आनंद। जैसे मात्रानंद शब्द पूछा गया था, जैसे कृपाचारी शब्द पूछा गया था। चलो कृपाचारी तो अभी यहां पर नहीं लेंगे, हम प्रसंग जब आएगा तब लेंगे। तो सत और आनंद की बात करते हैं। ये देखो त हलंत कर दिया मैंने, और हलंत का मतलब मैंने आपको बता दिया कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो है वो व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? कि त है। यदि त में हलंत नहीं होता तो त का अंतिम वर्ण अ हो जाता। ये बार बार मैं कह रहा हूं। आगे देखो, व्यंजन के बाद में आनंद का पहले आ रहा है, तो आ क्या हुआ बोलो? स्वर। इसका मतलब ये हुआ कि व्यंजन संधि में एक स्थिति ऐसी बनती है जिसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन और स्वर, मानी व्यंजन और स्वर का मिलन भी व्यंजन संधि है, और स्वर और व्यंजन का मिलन भी व्यंजन संधि है। अब ये शब्द क्या बनेगा बोलो? सदानंद। इसमें सीखने वाली बात क्या है? परीक्षक आपसे पूछता है कि सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। वो एक विकल्प तो देता है सत और आनंद, और दूसरा विकल्प तुरंत दे देता है वो आपको सदाधन आनंद। मित्रों, ये आया हुआ है प्रश्न पीएससी में। अब क्या होता है कि सत और आनंद से भी सदानंद बनता है, और सदा आ और आ मिलकर भी आ बन जाता है, दीर्घ संधि सदानंद बन जाता है। यहां पर विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं कि इसका तथ्य क्या है। हमें किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करने से पहले, ये ध्यान रखिएगा, किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करने से पहले उस शब्द का अर्थ देखना चाहिए। सदानंद हम किसको कहते हैं? सदानंद का समास विग्रह होता है सत मनी सत्य, अच्छा है जो आनंद। इस शब्द में आनंद जो शब्द है वो विशेष्य है, और सत जो है उसका विशेषण है। इसका मतलब सत है जो आनंद, कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास हो गया। और यदि मैं सदानंद का विग्रह करूं तो सदा ही आनंद, या सदा ही आनंद में रहने वाला सदानंद नहीं। ये सदानंद शब्द जो है वो सत्य आनंद, जो परमात्मा का जो आनंद है वो सत है। इसलिए इस शब्द को सत और आनंद से निर्मित मानना चाहिए, सदा और आनंद से नहीं। ये महत्वपूर्ण बात है। अब देखिएगा, ये एक दूसरी चीज थी। इसी प्रकार से एक शब्द और ले लेता हूं आपको समझाने के लिए, जगत और ईश। यहां पर देखिएगा, जगत में त व्यंजन है और ईश का आरंभिक जो स्वर है, इसका मतलब व्यंजन और स्वर का जो मिलन होता है वो व्यंजन संधि कहलाता है। और ये शब्द क्या बनेगा बोलो? जगदीश बनेगा। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तीसरी स्थिति ऐसी हो सकती है कि दोनों और व्यंजन आए, मानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी और अंतिम पद का प्रथम वर्ण भी, दोनों और व्यंजन आए, तो हमें कौन सा संधि कहनी चाहिए? तो भी हमें व्यंजन संधि कहनी चाहिए। कैसे? मैं आपको एक शब्द देता हूं। जैसे मैंने एक शब्द लिया वाक और एक शब्द लिया वैभव। मित्रों, यहां पर देखो, प्रथम पद क्या है? क, जो कि व्यंजन है, और आगे क्या है? व, जो कि व्यंजन है। इसका मतलब मिलने वाले कौन है? क और व। अब ये क और व मिलेगा तो क का ग बनेगा। ये क्यों बनेगा? आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये शब्द क्या बन गया? वाग वैभव। इसी प्रकार से जब मैंने एक शब्द लिया दिख और एक शब्द लिया मैंने भ्रम, अब यहां पर देखिएगा, यहां भी व्यंजन है, यहां भी व्यंजन है, और ये शब्द क्या बनेगा? दिग्भ्रम। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि व्यंजन संधि में तीन प्रकार की स्थितियां बन सकती है। स्वर संधि में केवल एक ही स्थिति बनेगी, स्वर और स्वर की। व्यंजन संधि में इस प्रकार की स्थितियां बन सकती है कि स्वर का योग व्यंजन से हो सकता है, व्यंजन का योग स्वर से हो सकता है, व्यंजन का योग व्यंजन से भी हो सकता है। चौथी कहीं स्थिति नहीं बनती। हाँ, व्यंजन संधि एक वहां भी होती है जिसमें स्वर और व्यंजन का योग होने पर किसी वर्ण का आगम हो जाता है। जैसे मैंने बताया था मातृ और छाया। अब मातृ और छाया में संधि विच्छेद आपको पूछे तो मातृ और छाया, यहां पर री आ रहा है जो कि स्वर है, यहां छ है, बीच में च जुड़ जाता है।
तो च एक व्यंजन है। मातृछाया का संधि विच्छेद पूछे तो मातृछाया है, और मातृछाया से बनने वाला शब्द पूछे तो मातृछाया है। इसका मतलब व्यंजन संधि में ये 4-5 स्थितियां यहां पर बनती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी और इसके बारे में हमें जानना चाहिए। 3 स्थितियां मैंने आपको बता दी कि इस प्रकार से 3 स्थितियां बनती है। चलिए लगे हाथ में आपको विसर्ग संधि का भी डायग्राम समझा देता हूं। प्रथम पद का अंतिम, विसर्ग संधि में 2 स्थितियां बनती है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण हमेशा विसर्ग ही होता है, और इधर हमेशा ही प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग ही होगा। अंतिम पद का प्रथम वर्ण स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, लेकिन जो परिवर्तन होगा वो किस में होगा? विसर्ग में होगा। तो ये जो स्थितियां हैं वो किसकी है बताओ? विसर्ग संधि की है। 3 संधियां हैं हमारी। स्वर संधि में केवल एक ही स्ट्रक्चर बनता है, स्वर का योग स्वर से होता है, तो ही स्वर संधि होगी और कोई तरीका नहीं है। व्यंजन संधि में 3 स्थितियां बता दी मैंने, और विसर्ग संधि में 2 स्थितियां बता दी। विसर्ग का योग स्वर से होगा तब भी विसर्ग संधि है, और विसर्ग का योग व्यंजन से होता है तब भी विसर्ग संधि है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं हमारे इस नियम की। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको मिटा देता हूं, और आज हम व्यंजन संधि का पहला नियम शुरू करते हैं। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। मित्रों देखिए, व्यंजन संधि में 3 नियम बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं पढ़ाऊं वैसे आपको पढ़ना है। एक नियम को मैं कहता हूं कि वर्ग का प्रथम वर्ण अपने वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है, इसलिए इसका मैंने नाम रख रखा है 1 का 3 हो जाना। मानी क का तीसरा, क पहला वर्ण है, क का तीसरा हो जाना 1 का 3 है। फिर हम कहते हैं कि 1 का 5 हो जाना, मानी प्रथम वर्ण का 5वां वर्ण बन जाना 1 का 5 है। पहले का तीसरा बनना 1 का 3 है, और फिर तीसरे का 1 रिवर्स हो जाता है, तीसरे वर्ण का पहला वर्ण बन जाना 3 का 1। ये 3 नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम आज इसकी बात करते हैं कि वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण बन जाता है। ये व्यंजन संधि की यहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। मैं न केवल आपको संधि पढ़ा रहा हूं, अपितु ये ध्यान रखिएगा ये शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं मेरी तरफ से ये प्रयास करूंगा कि मैं पूर्ण आपको दूं। आप पर ये डिपेंड करता है कि आप उसका कितना प्रतिशत मुझसे ग्रहण करते हो। मित्रों 1 का 3 का मतलब यह है कि वर्ग के प्रथम वर्ण का, मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा, वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में बदल जाना। अब वर्ग क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि हिंदी और संस्कृत पूरी दुनिया में ऐसी भाषा है जिसमें व्यंजनों में वर्ग बनते हैं। 5 वर्ग है हमारे। एक बार मैं फटाफट लिख देता हूं। एक क वर्ग है, एक यहां पर च वर्ग है, एक ट वर्ग है, एक त वर्ग है, इसका यही क्रम है, और एक जो है प वर्ग है। प्रत्येक वर्ग में 5 सदस्य हैं, ट वर्ग में 7 सदस्य हैं। ये ध्यान रखिएगा। क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं तब हम जानते हैं कि क ख, फिर ग, फिर ये घ और ये ङ होता है। एक तो इसको र बोलते हैं हम। इस आदत यदि किसी की है तो उसको हमें सुधार करना चाहिए। बहुत शांति से समझिएगा। देवनागरी लिपि में ये 3 वर्ण हैं, एक तो ये, एक ये और एक ये। इन तीनों वर्णों का अस्तित्व अलग अलग है, शब्दों में अर्थ भेद हो जाता है, लेकिन राजस्थान में ये बहुत बड़ी समस्या है कि वह यहां के करीबन 60% लोग, विद्यार्थी और शिक्षक क ख ग घ इसको ड़ बोलते हैं। मित्रों ये ड़ नहीं है, ये अंग है। देखो ये वर्ण तो एक ही तरह के हैं। ये हमारा ट वर्ग का तीसरा वर्ण है। कैसे है देखो, ट, ये ठ और ये ड, साथ साथ में लिख देता हूं ढ और न। ये वाला अंग है जो कि क वर्ग का 5वां वर्ण है। ये हमें ध्यान रखना है। ये क वर्ग का 5वां है और ये ड जो है वो ट वर्ग का तीसरा है। ये अंग है, ये ड है। ड जो है वो इस ड के नीचे बिंदु लगा करके हिंदी की अपनी शब्दों में बना हुआ एक वर्ण है जिसका विकास 10वीं और 11वीं शताब्दी में हुआ।
हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी के तत्सम जितने भी शब्द हैं इसमें ड़ और ढ का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज है, जब शब्द शुद्धि पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में बात करूंगा। हमने हमारी पुस्तक हिंदी बृहद व्याकरण कोश में इसको बहुत विस्तार से लिखा है। मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट में इस प्रकरण को मैं जो है आपको उपलब्ध करा दूं ताकि आप सभी विद्यार्थी वहां से आप देख सकें। हो सकता है पुस्तक सबके पास उपलब्ध नहीं हो। तो मित्रों ये ड है, जैसे हमने ड मानी डमरू जब बोला तो ये ड है। जब हमने वांगमय, देखो एक शब्द है वाक और मय, तो ये शब्द इसका उच्चारण क्या होना चाहिए? वांगमय, तो ये अंग है। और एक शब्द है ड़ जिसका प्रयोग हमेशा ही किसी वर्ण के या तो मध्य में होता है किसी शब्द के, और या फिर किसी शब्द के अंत में होता है। इस ड़ से और ढ से हिंदी में किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। तो ये लड़का है, या हमने सड़क बोला, या हमने कड़कड़ बोला, या हमने कोई भी इस प्रकार का शब्द बोला, उसमें ड़ का प्रयोग होता है। अब आप समझ गए होंगे, वापस बोली मेरे साथ। ये ड है, ये अंग है, अंग क ख घ घ अंग, और ये ड़ है, और ये ड़ जो है वो ट वर्ग का सदस्य है, न कि क वर्ग का सदस्य है। ये कई बार साक्षात्कार में भी पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कई बार इनसे प्रश्न भी आते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इस ड़ का प्रयोग हिंदी के किसी भी तत्सम शब्द में नहीं होता है, ये ध्यान रखना। जिस शब्द में भी ड़ का प्रयोग हो गया, जिसके नीचे देखो पेट के आगे नुक्ता लगाया तो वो अंग है, यहां जमीन में नीचे लगा है पैरों में तो ये ड़ है, और इसका प्रयोग हमेशा ही तद्भव शब्दों में होता है। हिंदी के किसी भी तत्सम शब्द में यदि हम ड़ का प्रयोग करते हैं, जैसे कि लोग गरुड़ बोलते हैं, बहुत सारे शब्द है, प्रोढ़ में ढ के नीचे बिंदु लगा देते हैं, ये गलत शब्द है। इस तरह के शब्दों से हमें बचना चाहिए। मित्रों चलिए आगे बात करते हैं। चवर की च छ, फिर ये झ, और ये वाला झ मानक है। पहला जैसा कि हम जानते हैं ये वाला झ था झंडे वाला, इसको अब अमानक कर दिया है, देवनागरी में इसको मान लिया गया है। और यहां पर ये इसका पंचम वर्ण जो है वो य है, य चंचू, य। जब हम चंचू लिखते हैं तो इसमें य आता है, चंचू, तो ये इसका उच्चारण य होना चाहिए। ये ट ठ ड ढ और न, और ये यहां पर क्या होगा? त फिर थ, एक अल्पप्राण है एक महाप्राण है, ये क्रम है इनका। देखो ये वाला एक लाइन अल्पप्राण है पूरी, ये वाली पूरी की पूरी लाइन महाप्राण है, मानी वर्गों का दूसरा वर्ण महाप्राण होता है, तीसरा वर्गों का तीसरा वर्ण अल्पप्राण होता है, फिर चौथा महाप्राण होता है, और फिर पांचवा अल्पप्राण होता है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अल्पप्राण का मतलब है ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कम प्राण की आवश्यकता होती है वो अल्पप्राण है, जिनके उच्चारण में अधिक प्राण की आवश्यकता होती है वो महाप्राण है। यहां पर देखिएगा ये प है, ये फ है, ये ब है, ये भ है, और ये म है। ये न और म से ये पांच वर्ग हैं, पांचों वर्गों के 5 वर्ण हैं, और पांचों वर्णों में ध्यान रखना है कि न और म ये 2 ऐसे वर्ण हैं जो किसी शब्द के शुरुआत में आ सकते हैं। जैसे हमने कहा नाक में न आ रहा है और मकान में म आ रहा है, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, लेकिन किसी भी वर्ण के, हिंदी के किसी भी वर्ण की शुरुआत अंग से, य से या न से नहीं होती है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। मित्रों वर्ग के प्रथम वर्ण का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलने का मतलब क्या है? देखो ये क यदि ग में बदल जाता है तो मैं ये कहूंगा कि पहले का 1 का 3 हो गया, ये च जो है उसका ज बन जाता है, ये हलंत होते हैं सब, ट का ड बन जाता है, त का द बन जाता है, और प का ब बन जाता है। ये कैसे बनता है? तो यहां पर देखो मैंने आपको ये प्रश्न किया कि वर्ग के प्रथम वर्ण का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाना, क्या इसका कोई नियम है क्या? तो बिल्कुल नियम है, मेरे साथ लिखिएगा इसका नियम क्या है। चलिए लिखिए क, च, ट, त और प के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण का मतलब क्या हुआ? देखो क ख ग ये तीसरा ग, ये ज, ये ड, द, ब, और किसी भी वर्ग का चौथा मानी ये वाला घ, झ, ढ, ध और भ। किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण या फिर किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण, किसी भी वर्ग मानी 5वां
पांचों जो वर्ग हैं उसका चौथा वर्ण आ जाए, या फिर हमारे अंतस जिसको हम य व र ल कहते हैं, या फिर एक ऊष्म वर्ण जिसमें हमने यहां पर केवल ह को लेना है, और हमारे 11 स्वर, यदि इनका योग देखो, मैं इसको यहां से हटा देता हूं ताकि आपको समझने में जो है कोई परेशानी नहीं होगी। वापस लिख देता हूं, क च ट त प के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण मैं बता चुका हूं आपको, तीसरा वर्ण, या फिर किसी वर्ग का चौथा वर्ण, या जो है अंतस जिसको हम य व र ल कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसका उत्पत्ति क्रम य व र ल है, प्रक्रिया में हम इसको य र ल बोलते हैं, या फिर ऊष्म वर्णों में एक ह ले लेते हैं, और या फिर इसके साथ में कोई भी स्वर का योग हो, मानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण क च ट त प हो, और उसके बाद में किसी भी वर्ग का इन वर्णों के साथ किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए, चौथा वर्ण आ जाए, या तो फिर य व र ल ह और कोई भी स्वर आ जाए, तो ये वर्ग का जो प्रथम वर्ण है ये अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है। और यहां यदि मैं कहूं कि ये यहां से हिंदी में बहुत सारे शब्दों का निर्माण होता है, तो ये बात जो है वो गलत नहीं है। देखिए क जो है उसका तीसरा वर्ण क ख ग होता है, च छ ज, च का तीसरा ज है, ट ठ ड ये ड हो जाएगा, त थ द ये द हो जाएगा, और प फ ब ये ब हो जाएगा। चलिए ये तो हमारा नियम हो गया कि प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में कब बदलता है। तो प्रथम पद के अंत में क च ट त प ये आए, और उसके बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, य व र ल ह या कोई भी स्वर आ जाए, तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण बदलेगा। क का अपना वर्ग जो है, क का अपना तीसरा है, च का ज है, ट का ड है, त का द, प का ब। चलो कैसे, अब जो सबसे बड़ी समस्या हमें ये जानना चाहिए कि हिंदी में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिसके अंत में क आता है। ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिसके अंत में क आता है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये सब तो आपको किसी जो है पुस्तक में भी मिल सकता है, लेकिन ये ध्यान रखो, मैं एक आपको बता देता हूं। एक मेरे पास शब्द है रिक, ये देखो मूल शब्द रिक है, इसका मतलब क हलंत है। एक शब्द है रिक है, एक शब्द है वाक, एक शब्द है दृक वाक। देखो रिक का मतलब तो मंत्र होता है, वाक वाणी को कहते हैं, दृक देखने को कहते हैं, और एक दिक मानी दिशा। ये जो शब्द है, एक शब्द है पराग शब्द है। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि ये 5 शब्द हैं जिसके अंत में आपको क मिलेगा। तो देखिए मित्रों, अब हम इसकी बात करते हैं कि क का ग कैसे हो जाता है। मैंने आपको 5 शब्द दिए, अब मैं इनके उदाहरण देता हूं। देखो मैंने आपसे कहा एक शब्द है हमारा रिक और दूसरा शब्द है हमारा वेद। ध्यान से पढ़ोगे तो जीवन में वापस आपको कोई भी पुस्तक पढ़ने की, कहीं भी हिंदी की क्लास पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों ये रिक और वेद, अब देखो पहले ये नियम देखो, इसका मतलब यहां पर रिक में क आ गया, फिर ये व आ गया, क्योंकि क का योग किससे हो रहा है, व से हो रहा है। क का जब योग व से होगा तो ये क जो है वो क्या बनेगा, बोलो ग बनेगा। तो ये मैं शब्द क्या बना दूं, बोलो, ये देखिएगा, ये रि लिखा और ये क जो है उसका ग हलंत होगा, क्योंकि क हलंत है तो ग पूरा कर तो गड़बड़ हो जाएगा। और ये शब्द क्या बना, बोलो ऋग्वेद। ऋग जो था उसका ऋग बन गया, वेद का वेद ही रहा, इस क का व के कारण ग बन गया, ये ध्यान रखो, और ये शब्द बन गया ऋग्वेद। इसी प्रकार से एक शब्द, दो ही शब्द जो है मुख्य रूप से आते हैं, ऋग और वेदी। ऋग्वेदी मानी ऋग्वेद को जानने वाला जो है वो ऋग्वेदी है। मित्रों ऋग्वेदी जो है, देखो ऋग्वेद संज्ञा शब्द है, मैं आपको साथ में अर्थ भी बताऊंगा। आप अपना जो है कॉपी पेन लेके बैठे, जब भी मेरी कक्षा होती है इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखो ऋग्वेद जो है एक संज्ञा शब्द है, और ऋग्वेदी का मतलब क्या है, ऋग्वेद को जानने वाला। जैसे सामवेदी सामवेद को जानने वाला, अथर्ववेदी अथर्ववेद को जानने वाला, और यजुर्वेदी यजुर्वेद को जानने वाला। इसमें ई प्रत्यय जुड़ गया है वेद में, वेदी मानी वेद जानने वाला। तो ये बात हो गया, ऋग से 2 शब्द बनेंगे। चलो ऋग को हम कंप्लीट करते हैं। वाक शब्द से हिंदी में कम से कम 50 शब्द बनते हैं। मैं यहां पर जो महत्वपूर्ण शब्द है उसी की बात करूंगा, क्योंकि ये ऑनलाइन कक्षाएं हैं, कम से कम समय आपका इसके अंदर जाया हो, इसलिए
ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें मैं आपको एक सिद्धांत दे रहा हूं, आगे आपको चीजों को अपने आप स्तर पे देखना है। मित्रों, वाक का मतलब वाणी होता है। देखो, पहला शब्द लेता हूं मैं वाक, और दूसरा शब्द ले लेता हूं मैं, जैसे वाक शब्द ले लिया और वाक शब्द के बाद में ले लिया मैंने भ्रम। वाणी में बोलने में जो भ्रम होता है, तो ये भ आ गया। भ क्या है बोलो? ये चौथा वर्ण है। देखो, प भ ब और ये भ, ये चौथा वर्ण है, तो ये भ आ गया। क का इधर क है, इधर चौथा वर्ण में भ आ गया, तो क का मैं घ बना दूंगा और शब्द क्या बना बोलो? वाग भ्रम। मित्रों, एक बहुत अच्छा शब्द है वाक और वैभव, जो मैंने अभी आपको बताया था। वाणी में, वाणी का जो वैभव है, कोई कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास अतुल्य शब्द भंडार होता है और वो वाग वैभव, तो ये क जो है उसका घ बन जाएगा और ये शब्द क्या बना बोलो? वाग वैभव। मित्रों, सूरदास के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, मैं साथ साथ में अर्थ बता रहा हूं, आप इनको नोट करते जाइएगा। सूरदास के लिए एक शब्द आता है वाग वाक वैदग्ध्य, ये ध है, ये ध्यान रखना, वाग वैदग्ध्य। वैदग्ध्य जो शब्द है वो विदग्ध से बना है, विदग्ध में वी उपसर्ग है, दग्ध मूल शब्द है और यह प्रत्यय जुड़ गया तो वैदग्ध्य शब्द बन गया। वैदग्ध्य का मतलब है कोई ऐसी वाणी जो बिल्कुल जलाने वाली हो, जिसमें चतुराई हो, जिसमें कौशलता हो, कुशलता हो। तो ये ध्यान रखो, अब ये क का योग व से व है, ये क रहा, ये व रहा, ये नियम लग जाएगा, वर का प्रथम वर्ण अपने ही वर का तीसरा वर्ण बन जाएगा और ये शब्द बन जाएगा वाग वैदग्ध्य। ये भी विशेषण वाचक शब्द है, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार वाणी में विदग्ध, उसके लिए शब्द आता है वाक और विदग्ध। यहां पर देखो शब्द बनता है वाक का घ। अब इसको यहां से आपको ये जो मात्रा इस तरह से खींचनी है आपको, ये वाक और ये शब्द क्या बनेगा बोलो? वाक विदग्ध। तो ये हमें ध्यान रखना है, वाक विदग्ध। इसी तरह से मित्रों, वाणी का जो दान होता है उसको हम बोलते हैं वाक और दान। देखो, क का योग द से हो रहा है और द जो है वो तीसरा वर्ण है, क का मैं ग कर दूंगा तो ये शब्द क्या बनेगा बोलो? वागदान। वागदान में यदि समास पूछे तो वाणी का दान होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, वाक और दत्ता। वागदत्ता का मतलब है ऐसी कन्या जिसे वाणी के द्वारा दे दी गई हो। आमतौर पर जिसको हम हिंदी में सगाई या इंग्लिश में एंगेजमेंट कहते हैं, वाणी के द्वारा दे दी गई है जो कन्या, वो है वागदत्ता। तो क जो है उसका द बन जाएगा। यहां पर हमें ये बात ध्यान रखना है मित्रों। इसी प्रकार बृहस्पति के लिए एक शब्द आता है वाक और अधिप। अधिप का अर्थ राजा होता है। देखो, अधिप शब्द जो है उसमें अधि उपसर्ग है और प पालन करने के अर्थ में आता है। अब क के बाद में क्या आया बोलो? स्वर आया। तो मैंने यहां पर कहा है कि क के बाद में यदि कोई स्वर भी आएगा तो क का जो है वो जो क्या बनेगा बोलो? घ बनेगा और शब्द क्या बनेगा? वा क का घ बन जाएगा। अब यहां पर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि क का घ हलंत होता है, लेकिन आगे अधिप है तो ये घ पूरा हो जाएगा और ये शब्द बनता है वागधिप। और वागधिप जो शब्द है वो बृहस्पति का वाचक है, बृहस्पति का पर्याय है। आप सभी जानते हैं वाक और ईश शब्द आता है, शब्द क्या बनेगा बोलो? क जो है उसका ग बनेगा और शब्द बनेगा वागीश। ये हमें ध्यान रखना चाहिए, वाक और ईश से वागीश बनेगा। यदि मैं वाग और ईशा कर देता तो ये वागीशा बन जाता, और यदि मैं वाग और ईश्वरी कर देता तो ये शब्द जो है वो वागीश्वरी बन जाता। वागीश, ईशा तो अलग बात होगी, ईश्वरी में फिर ये श हलंत होगा तो वागीश्वरी। इस प्रकार से ये मां सरस्वती के लिए कहते हैं वाक की जो ईश्वरी है, वाक की जो देवी है। इसी प्रकार वाक और देवता, वाणी का जो देवता है बृहस्पति का पर्यायवाची शब्द है। वाक और देवता से जो शब्द बनेगा बोलो क्या बनेगा? वाग देवता। मित्रों, इसी प्रकार से एक शब्द बनता है वाक और वीर। क का ग हो जाएगा क्योंकि आगे व आ रहा है और शब्द बन जाता है वाग वीर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द और है और वो शब्द है वाक और ऋषभ। देखो, ऋषभ शब्द जो है वो बैल को कहते हैं। जो बैल होता है जिसको आप बैल बोलते हो, ऋषभ का अर्थ बैल होता है, लेकिन यहां पर श्रेष्ठ है क्योंकि बैल जो है उसको श्रेष्ठ माना गया है जो पशु में। और ये शब्द बनता है देखो वाक क का ग, क्योंकि आगे री जो है वो स्वर है तो क का ग करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये शब्द बनता है वाग ऋषभ। लेकिन देवनागरी लिपि में इस वाग ऋषभ को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ग ऋषभ,
वाग ऋषभ। महत्वपूर्ण करना, वाणी में जो ऋषभ है, वाणी में जो श्रेष्ठ है वो वाग ऋषभ है, अर्थात कौन? महर्षि बृहस्पति। तो यहां पर ये वाक शब्द से बनने वाले जो शब्द थे, मैंने यहां से बताया कि ऋक शब्द के अंत में क आता है, वाक में भी क आता है। तो वाक से बनने वाले जो महत्वपूर्ण शब्द है, इनके बारे में हमने बात करी। यदि आपको इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझसे जो है जब भी आपको जो है आप इस कक्षा को जब देख रहे हैं उस वक्त जो है आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करता हूं कि मैं आपके सब प्रश्नों का उत्तर दूं। यदि समय मिलता है तो मैं जरूर देखता हूं, ये ध्यान रखिएगा। क का ग बन जाएगा, वाणी में जो दोष है वो वाग दोष बन जाता है। इसी प्रकार से वाणी रूपी वज्र, इसलिए शब्द, इसके लिए शब्द आता है वाक और वज्र, इससे शब्द बनता है मित्रों वाग वज्र। इतने शब्द कर लो, इसके बाद परीक्षा में नहीं पूछा जाता, लेकिन मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया है कि वाक शब्द से इतने इस प्रकार के शब्द बनते हैं। और क का ग कब बनता है? यदि इन वर्णों के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है, किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण आ जाता है, या वर ल ह या कोई भी स्वर आ जाता है, तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। चलो मैं एक बार इसको जो है मिटाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मित्रों, वाक शब्द में हमने क शब्दों में ऋक और वाक शब्द की बात करी है। अब हम आगे चलते हैं दृक। देखिए दृक जो है, पहली बात तो यह भी ध्यान रखना कि ये जितने भी शब्द जिसमें मैं 1 का 3 बता रहा हूं या 1 का 5, यानी वर्ग का प्रथम वर्ण अपने वर्ग का 5वां वर्ण बन जाता है, या वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा बन जाता है, या वर्ग का तीसरा वर्ण अपने ही वर्ग का पहला वर्ण बन जाता है। ये जितने भी उदाहरण मैं लिखूंगा, ये सारे के सारे शब्द भांडार की दृष्टि से, आप भंडार बोलते हो, शब्द भांडार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, शब्द शुद्धि में बात करेंगे। शब्द भांडार की दृष्टि से ये सारे के सारे शब्द तत्सम शब्दों की श्रेणी में आते हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी में 5 प्रकार के शब्दों का प्रयोग है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और 2 भाषाओं के मेल से बनने वाले संकर शब्द। तो ये जितने भी शब्द मैं आपको अभी जो लिखा रहा हूं, या जिनमें ये आरंभ में ऋक है, वाक है, दृक, दिक और पराग, जहां पर देखो वो सारे के सारे शब्द जो है वो तत्सम है। हिंदी की मित्रों ये जो संधि प्रकरण जो है, इसमें कम से कम 90% शब्द जो है संधि जिसमें होती है वो तत्सम ही होते हैं। कुछ एक हिंदी की संधियां हैं जिसके बारे में हम एक दिन बात करेंगे जब हमारा संधि प्रकरण समाप्त होगा। दृक से बात कर लेते हैं, चलिएगा। एक सूर्य के लिए सूर्य का पर्यायवाची शब्द है दृक और अध्यक्ष। ये जो मैं चीजें बोल रहा हूं इसको आप ध्यान से सुने भी और लिखें भी, क्योंकि ये आपको जो है कहीं मिलेगी नहीं कि कोई शब्द का अर्थ भी आपको बताए। मित्रों, एक शब्द है दृक, एक शब्द है अध्यक्ष। देखो यहां पर क आ गया, आगे स्वर आ गया, तो क को ग बनाने में मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। और ये द्रि, फिर ग हलंत बनाऊंगा क्योंकि क हलंत है तो ग भी हलंत है, लेकिन आगे देखूंगा तो आगे स्वर आ रहा है। जब स्वर आएगा तो ये ग पूरा बन जाएगा और आगे मैं अध्यक्ष लिख दूंगा, क्योंकि ये जो अ है इसको मैंने क वाले ग में जोड़ दिया और ये शब्द बन गया दृग अध्यक्ष। जो दृक मानी दृष्टि का जो अध्यक्ष है वो कौन है? सूर्य है। तो दृगध्यक्ष जो शब्द है मित्रों, ये सूर्य का पर्यायवाची है। इसी प्रकार से एक शब्द है दृक और एक शब्द है अंबर या दृग और अंचल। विस्तीर्ण को कहते हैं दृग और अंचल जो है। देखिए ये द्रि है, ये ग का ग बनेगा, अंचल वाला इसमें जुड़ जाएगा, शब्द बनता है दृगंचल। इसी प्रकार एक शब्द है दृक और अंचल, दृगध्यक्ष हो गया, दृगंचल हो गया, दृक और जाल शब्द है। दृष्टि का जो जाल है उसके लिए शब्द बनता है दृग्जाल। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए कि दृक से कौन कौन से शब्दों का निर्माण होना चाहिए। इसी मित्रों, एक जो देखने की जो गति है उसके लिए शब्द आता है दृक और गति। ये शब्द आजकल हम प्रयोग नहीं लेते हैं, लेकिन ये केवल परीक्षाओं की या शब्दकोशों की शोभा ही बढ़ाते हैं, ये काम नहीं आते हैं। इसी प्रकार से एक शब्द है दृक और इच्छा, जो देखने की इच्छा है उसके लिए ये शब्द है द्रि। क का मैं ग बनाऊंगा, ग में इच्छा वाला ई जुड़ जाएगा, ह्रस्व ई, और ये शब्द बनेगा दृगिच्छा। इस प्रकार से इन शब्दों के विषय में हमें जानना चाहिए। इसी प्रकार से दृक और वृत्त शब्द है, एक दृक शब्द है और एक वृत्त शब्द है।
दृष्टि का जो वृत्त होता है, तो उसके लिए शब्द बनेगा दृग्वृत्त, ये ध्यान रखना। तो ये शब्द थे जो दृग से बनते हैं। हमने ऋग की बात करी, वाक की बात करी, दृग की बात करी। चलिए अब हम बात करते हैं दिक् की। दिक् देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से, क्योंकि जैसे वाक से बहुत सारे शब्द बनते हैं, वैसे ही दिक् से भी बहुत सारे शब्द बनते हैं। पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं इसको हटा देता हूं और हम दिक् की तरफ चलते हैं। मित्रों, इस प्रकार जब हम कोई भी जब बिंदु को पढ़ते हैं तो एक एक करते हुए आगे बढ़ो। जब आप इस प्रकार से कर लोगे तो फिर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होने वाली नहीं है। हमने ऋग पढ़ लिया, वाक पढ़ लिया, दृक् पढ़ लिया। चलिए बात करते हैं दिक् की। मैंने आपको बताया कि दिक् जो है ये दिशा शब्द का पर्याय है। दिक् कह दो, दिशा कह दो, दृष्टि कह दो या दृक् कह दो, वाणी कह दो या वाक कह दो। और ऋग का अर्थ होता है मंत्रों का समूह। पराग कहते हैं थोड़े को। पराग शब्द से क्या बनेगा आगे हम बात कर लेंगे। ये महत्वपूर्ण शब्द है। एक शब्द है दिक् और एक दर्शन। किसी वस्तु का विवेचन करना, ऊपरी तौर पर विवेचन जो करना, उसको बोलते हैं दिग्दर्शन। ये दिग्दर्शन शब्द कैसे बनेगा, ये कैसे बना, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले इसका संधि देख लेते हैं। ये दिक् है और ये दर्शन है। क का योग जो है वो द से बने, तीसरा वर्ण त अथवा द से हो रहा है। क का ग कर दूंगा और शब्द क्या बनेगा, दिग्दर्शन। मित्रों, इसी प्रकार से एक शब्द बनता है दिक् और दर्शक। दिग्दर्शक, अब ये शब्द बनेगा दिग्दर्शक। दिग्दर्शक एक यंत्र होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो बहुत दूर तक देख लेता है, दिग्दर्शक। ये शब्द कैसे बना, ये देखिएगा ऐसे ही बनता है जैसे पक्षी जो है वो आकाश में उड़ते हुए जो है किसी भी चीज को जो है ऊपर से सरसरी तौर पर, सरसरी नजर पर देख लेते हैं। उसी प्रकार से जब हम किसी वस्तु को ऊपरी तौर पर, जब किसी वस्तु को हम गुण या दोषों की विवेचना करते हैं, तब हम कहते हैं कि उसका दिग्दर्शन कीजिएगा। ये तत्वतः नहीं होता है, इसमें तात्विक ज्ञान नहीं होता है, केवल ऊपरी तौर पर होता है। इसी दिग्दर्शक माने दिशाओं को दिखाने वाला। मित्रों, इसी प्रकार से दिशाओं के समान जिसमें बल होता है, उसके लिए एक शब्द आता है, क का ग बन जाएगा और शब्द बनता है दिग्बल। देखो ये ब जो है वो तीसरा वर्ण है। इसी प्रकार एक शब्द है दिक् और भ्रमित या भ्रम, दोनों शब्द आ सकता है। भ्रमित में और भ्रम में संधि में कोई अंतर नहीं होगा। यहां पर शब्द क्या बना, दिग्भ्रम, मानी दिशाओं का जो भ्रम हो जाता है उसका नाम है दिग्भ्रम। मित्रों, ये शब्द बहुत बार पूछा गया है, एसआई में भी ये शब्द पूछा गया है। एक शब्द है दिक् और एक गयन। गयन हाथी को कहते हैं, जो दिशाओं के हाथी जो होते हैं उसका नाम दिग् गयन है। ये शब्द कैसे बनेगा, बोलो, दिक् का ग बनाएगा, फिर ये गयन नाम हाथी का है, ये ध्यान रखिएगा। शब्द बना दिग् गयन, महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से कितनी बार एक शब्द पूछा गया है, दिक् और गज। संस्कृत में भी ये शब्द है और हिंदी में भी ये शब्द है। तो ये शब्द क्या बनेगा, बोलो, दिग्गज। हम कहते हैं कि वह व्यक्ति दिग्गज है। जैसे दिशाओं का हाथी जो है वो सभी हाथियों में बलवान होता है, श्रेष्ठ होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक तो जो जिसको हम पालन करने वाला जो पालतू हाथी होता है, और एक दिशाओं के हाथी। इस प्रकार से दिग्गज शब्द का ये जो है रूढ़ हो गया है, दिक् और गज से दिग्गज बनता है। मित्रों, दिशाओं के जो देवता है उसके लिए एक शब्द आता है दिक् और देवता। शब्द क्या बन जाता है, बोलो, दिग् देवता। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द जो हैं वो और बन सकते हैं। मित्रों, इसी प्रकार से दिक् और अंबर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, दिक् और अंबर। जैन दर्शन में या जैन धर्म में दो जैन धर्म के दो भाग है, एक तो दिगंबर, एक श्वेतांबर। श्वेतांबर में दीर्घ संधि है, श्वेत है अंबर जिसके, और एक यहां पर है दिक् और अंबर। ये अंबर जो शब्द है उसको आप शब्दकोश में देखोगे तो इसके दो अर्थ है। एक तो अंबर कहते हैं वस्त्र को और एक अंबर कहते हैं आकाश को। लेकिन यहां पर दिक् और अंबर में आया हुआ जो अंबर है वो मित्रों वस्त्र का वाचक है, ये ध्यान रखना है। मानी कि दिक् और अंबर ये शब्द क का ग बन जाएगा, क्योंकि आगे स्वर आ रहा है, और क का ग बनेगा, लेकिन अंबर का इसमें लग जाएगा तो ये शब्द बन जाएगा दिगंबर। दिगंबर शब्द का यदि आप समास विग्रह करोगे तो इसका अर्थ होता है दिशाएं ही है अंबर जिसके, अंबर मनी वस्त्र। जैन मुनि जो नंगे रहते हैं
जो नग्न शरीर रहते हैं, दिशाएं ही वो ऐसा मानते हैं कि दिशाओं को ही उन्होंने अपने शरीर पर ओढ़ लिया है, इसलिए शब्द बनता है दिगंबर। दिक और अंगना शब्द बनता है दिगंगना। दिक और अंगना शब्द बनता है दिगंगना, दिगंगना। और दिक और अंत जो क्षितिज होता है, दिशाओं का अंतिम भाग, दिशा का जो अंतिम भाग है उसके लिए शब्द आता है दिगंत। और जो क्षितिज वृत्त होता है उसके लिए मानी 360 वाला जो डिग्री का जो अंश होता है उसके लिए शब्द है दिक और अंश। दिक और अंश को जोड़ोगे तो क का ग बन जाएगा और ये शब्द बनता है दिगंश। इस प्रकार से ऋक से कौन कौन से शब्द बने याद रखिएगा, वाक से कौन से बने, दृक, दिक और इनसे कौन कौन से बने ये ध्यान रखिएगा। मित्रों पराग शब्द जो है इससे क का ग नहीं होता है, पराग से ऐसा कोई शब्द प्रचलित नहीं है। देखिए पराग और मुख को जोड़ोगे, परांग मुख मानी दृष्टि को फेर लेना, तो यहां पर ये 1 का 5 है। इसकी बात आज हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं पराग को यहां पर छोड़ रहा हूं। आपको इन शब्दों को ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा में 5 ऐसे शब्द हैं जिसके अंत में क आता है, मानी व्यंजन आता है। कौन कौन से हैं बोलो? ऋक है, वाक है, दृक है, दिक है और पराग है। ये महत्वपूर्ण जो शब्द थे मैंने आपके सामने रखे। मित्रों अब हम आगे चलते हैं। क वाली बात हम कर चुके हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको आप जरूर जो है वो स्क्रीनशॉट ले लिया करें जब भी मैं इसको मिटाता हूं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब ऐसे कौन कौन से शब्द है जिसके अंत में च आता है? तो ये बहुत सीधा है, बहुत सरल है। इसमें एक ही पूछा जाएगा आपसे, ये ध्यान रखना, कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है। हमने खूब पिछले 20 साल से स्वाध्याय किया है। अच शब्द है मित्रों, अच शब्द जो है वो संस्कृत व्याकरण का है, ये पारिभाषिक शब्द है। संस्कृत व्याकरण में अच को कहते हैं स्वर, इसलिए हिंदी में भी कई बार ये पूछ लिया जाता है कि स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है, तो अच संधि। व्यंजन संधि का दूसरा नाम यदि पूछे तो वो हल संधि है, ये ध्यान रखना। तो अच शब्द का मतलब स्वर होता है। कोई ऐसा शब्द जो अच मानी स्वर से जो अंत होता है, ऐसे शब्द को बोलते हैं च, अच और अंत। इसको जोड़ोगे तो देखो च आया है, च के बाद में स्वर आया है, तो ये च जो था वो ज बन जाएगा और ये रहा आपका शब्द अजंत। इसी तरह से मित्रों एक शब्द है अच और एक शब्द है आदि। ये देखो च के बाद में स्वर आया है तो ये च का ज बन जाएगा और ये शब्द क्या बनेगा? आजादी। 2 ही शब्द हैं, कहीं भी किसी प्रकार से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि हिंदी के प्रश्न पत्र में अच को लेकर के, च को लेकर के पूछे तो आप बिल्कुल घोषणा कर दें कि अच वाला तो केवल एक ही है, अच और अंत अजंत और अच और आदि आजादी। मित्रों चलिए हम च की बात कर चुके हैं, ट भी बहुत सरल है। मित्रों इसमें एक मुख्य जो है वो है षट। ऐसे तो एक शब्द विराट भी है, लेकिन विराट जो है वो एक प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण जब बनेगा तब इसका काम होगा। प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण में एक केवल आपको एक ही ध्यान रखना है, ये है रखना षट। और ये परीक्षा की दृष्टि से भी, शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी इससे बनने वाले जो शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमें ध्यान रखना है। मित्रों जैसे हमने एक शब्द लिया षट और एक हमने लिया अंग शब्द। देखो 6 अंगों का जो समूह है, अब ट का क्या बना दूंगा बोलो? ये ट है, ट का ड बनता है। ड जो है वो कैसा बनेगा? हलंत, लेकिन अंग वाला अंग इसमें बन जाएगा तो षडंग और ये ग इसमें जोड़ दो षडंग। षडंग शब्द बन जाता है। इसी प्रकार से जो है षट और ज जो है इसका जन्म लेना होता है तो ये शब्द बनता है ट का ड और ये शब्द बन जाएगा षडज। एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द में लिख रहा हूं और इसके बारे में इतनी गलतियां हम करते हैं मित्रों। एक शब्द है षट और एक यंत्र, और ट जो है उसका ड बन जाएगा, क्योंकि देखो य आ गया है और ये ट का ड बन जाएगा तो ये शब्द बन जाएगा षड यंत्र। मानी 6 यंत्रों का, साम दाम दंड भेद इत्यादि जो 6 यंत्र है, जो नीति और अनीति, इस प्रकार के इन 6 यंत्रों का जिसमें उपयोग किया जाता है वो षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र शब्द का आजकल हम लेखन करने लगे कि वह हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। मित्रों ये षड्यंत्र शब्द गलत है, ट का ड बनता है तो षड्यंत्र बनता है। इसी प्रकार कार्तिकेय के लिए एक शब्द आता है षट और आनंद, तो इससे ट का ड बनेगा और ड में आ जुड़ जाएगा तो डा बन जाएगा। यह शब्द बनता है षडानंद।
लेकिन इसको भी दुर्भाग्य से हम, ये ध्यान रखना, ये गलत है, इसको भी हम षडानन कहने लग गए हैं, जो कि गलत है। पुस्तकों में भी इसका उपयोग होने लग गया है, हमें इससे बचना चाहिए मित्रों। इसी प्रकार से एक रामानुज का एक संप्रदाय है जिसमें 6 अक्षरों का महत्व है, तो उसको बोलते हैं हम षडक्षरी, मानी 6 हैं अक्षर जिसमें उस संप्रदाय विशेष का जो नाम है वो है षडक्षरी। तो इस तरह से हमें इसको ध्यान रखना चाहिए कि भाई श के आगे ड मिलेगा तो षडक्षरी, इस प्रकार से ये शब्द बनता है मित्रों। एक जो है बौद्ध दर्शन का एक शब्द है षट और आयतन, तो ये शब्द बनता है षडायतन। षडायतन जो है वो शरीर को कहते हैं। 6 इंद्रियां होती है हमारी, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियों को गिना गया है, एक जो मन है। इन ये 6 इंद्रियों के जो 6 आयतन माने स्थान जो है उसका नाम है षडायतन। हमारे शरीर में या हमारे शास्त्रों में इस शब्द का जो आगे लिख रहा हूं उसका बहुत प्रयोग हुआ है। रिपु कहते हैं शत्रु को, षट का मतलब है 6, तो यहां पर देखो ट का ड बन जाएगा और ये शब्द बनता है षड रिपु। लेकिन देवनागरी लिपि में इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है, ये ध्यान रखना, षड रिपु। 6 रिपु है मनुष्य के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या, ये जो है 6 शत्रु है, उसके लिए एक शब्द आता है षड रिपु, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से हमारे भोजन में 6 रस होते हैं, उसके लिए शब्द आता है, देखो पहला तो ट का ड बन के षड रस, ये ध्यान रखना। देखो इसमें र आ रहा है तो ट आ रहा है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ट है, अंतिम पद का प्रथम वर्ण र है, इसलिए ट का ड बनाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो शब्द बना षडरस। लेकिन इसको षडरस को आप ऐसे भी लिखा हुआ आपने देखा होगा, षडरस, इस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन सा। इसी तरह से एक शब्द बनता है षट और भुजा। षट और भुजा को जब जोड़ देते हो तब शब्द क्या बनता है, बोलो, षड भुजा, ट का ड बन जाएगा। तो ये षट का अर्थ 6 होता है। इससे बनने वाले शब्दों के बारे में हमने बात करी, इसका जितनी बार आप अध्ययन करोगे उतना ही जो है आपको फायदा होने वाला है। यज्ञ में 6 प्रकार की अग्नि होती है, उसके लिए एक शब्द है षट और अग्नि, ग्रहपत्य, आहवनीय, इस प्रकार की अग्नि होती है। तो षट और अग्नि से जो शब्द बनता है वो क्या बनता है, बोलो, षडग्नि शब्द बनता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको जो है बहुत काम आने वाले शब्द हैं। इस प्रकार यदि आप इन शब्दों को पढ़ना शुरू कर दिया तो फिर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। चलो मित्रों, मैं इनको मिटा रहा हूं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ये षट से बनने वाले शब्द थे जिसके बारे में हमने बात करी। षट और भाव को जोड़ते हो तो षड भाव बन जाता है। 6 प्रकार के भाव हैं। संस्कृत में कहा गया अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, क्षयते और अपक्षीयते, माने ये 6 प्रकार के जो भाव हैं उसके लिए षड भाव शब्द का भी प्रयोग आता है, तो ध्यान रखो। ये था हमारा, मैं इसमें आगे लिख देता हूं, देखिए, ताकि आपकी एक जगह ये एकत्र हो जाएंगे। एक तो एकत्रित शब्द हम बोलते हैं लेकिन वो गलत है मित्रों। च वाला जो शब्द था वो एक ही था, अच, और इधर मैंने एक लिया षट। इधर शब्द सम्राट में ट हलंत होता है, विराट में भी ट हलंत होता है, लेकिन अभी उसका प्रसंग नहीं है इसलिए मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, ये ध्यान रखना। तो क वाले हमने कर लिए, च वाले कर लिए, ट का ड कब कब बनेगा, कहां का बनेगा, कर लिया। अब ये त है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। त के अंत वाले कौन कौन से शब्द हैं, तो देखो, एक तो महत्वपूर्ण शब्द है सत, एक शब्द है चित, एक शब्द है वृहत। ये आज की जो कक्षा है, यूं मान लो कि व्यंजन संधि की आत्मा है, प्राण है, इसको आप जितना अच्छी तरह से करोगे उतना ही आपको आने वाला है। तो सत है, चित है, वृहत है। इसी प्रकार से एक शब्द है जगत और एक शब्द है भगवत। मित्रों, एक शब्द है विद्युत, एक शब्द है हनुमत जिसमें त आता है। भगवत की हमने बात कर ली। सत्य है, चित है, वृहत है, जगत है, भगवत है, विद्युत है। मानी कि जब ये सब इसी प्रकार से देखो, एक शब्द बनता है पोदार, तो पोत और दार से पोदार बनता है। सत और आनंद सदानंद वाला मैं बता चुका हूं। सदवेग है, सदव्रति है, बहुत सारे शब्द बनेंगे। चिदाकार है, चिदाभास है, वृहद आरण्यक है, जगदीश है, जगत का त का द बन जाता है।
भगवत और ये से भगवदीय बन जाता है, विद्युत और ध्वज से विद्युत ध्वज बन जाता है, हनुमत और भक्ति से हनुमत भक्ति बन जाती है, पोत और दार से पोदार बन जाता है, श्रीमत और भगवत से श्रीमद भगवत बन जाता है। तो ये शब्द जो है जिनके अंत में त आता है वो ये शब्द है। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बारे में मैं आज बात नहीं करूंगा। जो आगे की कक्षा होगी उसमें हम यहां से लेंगे 1 का 3। अभी यही बिंदु हमारा चल रहा है। सत से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं, चित्त से बनने वाले कौन कौन से हैं, बृहत, जगत, भगवत, विद्युत, हनुमत, प्रोत, श्रीमद, इनसे बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं मैं उम्मीद करता हूं। और जो आगे प जो आएगा उससे आपके सामने 2 शब्द आता है, एक तो अप जल को कहते हैं और एक शब्द होता है सुप। तो मैंने अभी यहां पर देखो ये 3 आपको पढ़ा चुका हूं। क का ग कैसे बनेगा, च का ज कैसे बनेगा, ट का ड। त और प वाले को मैं आगे की कक्षा में लूंगा, आगे का जो व्याख्यान होगा उसमें आएगा। त से अंत होने वाले शब्द कौन कौन से हैं ये आज आप इसका स्मरण कीजिएगा। आगे की कक्षा में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इन शब्दों के बारे में मिलने वाली है। यूं कहूं कि ये प्रथम का 1 का 3 होना मानी हमें व्याकरण को देखना कैसे चाहिए। मित्रों, व्याकरण एक नियम है, एक विधिवत प्रक्रिया है। जब हम इस प्रकार से चलेंगे, आप एक एक शब्द यदि अलग अलग जगह पढ़ोगे तो कभी भी आपके दिमाग में आने वाला नहीं है। मैं एक बार ऋक लिख दूं, एक बार वाक लिख दूं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ऋक से बनने वाले 2 शब्द मैंने आपको बता दिए, एक तो ऋग्वेद है, एक ऋग्वेदी है। वाक से बनने वाले शब्द मैंने बता दिए, दृक से बनने वाले, दिक से बनने वाले शब्द कौन कौन से, अच से बनने वाले और षट से बनने वाले शब्द कौन कौन से। यदि आपने एक बार इसको देख लिया कि षट से बनने वाले ये शब्द हैं, तो आपको जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और दूसरी बात, शब्द शुद्धि में भी ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे हम बात करेंगे इन शब्दों की। त का द होता है, यही नियम रहेगा, लेकिन कौन कौन से शब्द होंगे इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इस कक्षा का अभ्यास कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।